बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज 26वीं आईनी तरमीम के लिए बिल हुकूमत ने नेशनल असेंबली में पेश कर दिया। इसके ऊपर इंस्टेड ऑफ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे डिस्कशन की जाती, आज अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया और ये एहतजाज का दायरा कार बढ़ते 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 स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर के कारकर्दगी तक पहुंच गया। एहसन इकबाल साहब ने सवाल उठा दिया कि हमें सवाल करने का जो हक है वो क्या स्पीकर कौमी असेंबली दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके ऊपर डिफेंसिव तो हो गए असद कैसर साहब, यकीनन उनके पहली दफ़ा है एज नेशनल असेंबली स्पीकर, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना गैर आईनी है? ये सवाल था फ़रोग नसीम साहब का, जिन्होंने ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल पेश किया। इस तमाम के तमाम एहतजाज में, इस तमाम के तमाम जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पार्लियामेंट में आज भी हमें नज़र आई, बड़े अरसे की तरह कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें एक बात तो वाज़े हो गई कि कोई कानूनी तरमीम, कोई लेजिस्लेशन बिल्कुल नामुमकिन सी होती हुई नज़र आ रही है। हैविंग सेड दैट, दूसरी तरफ एक जगह ये कहा जा रहा है कि सेनेट के इंतखाबात इतने साफ शफाफ हों कि तमाम चीज़ें ओपन बैलेट के ज़रिए की जाए, यानी ट्रेस किया जा सके कि सेनेट के अंदर जिस सेनेटर के लिए किसी ने वोट दिया है वो किसने दिया है, वोट को ट्रेस किया जा सके। दूसरी तरफ एक और चीज़ अवाम के सामने खोलने की बात की जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाता है कि इसको इन कैमरा ही रहने दें, इसको पब्लिक ना किया जाए। मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो PTI की फॉरेन फंडिंग का मामला है, उसकी इमरान खान साहब ने कहा था कि इस मामले को पूरी की पूरी पब्लिक के सामने लेकर आएंगे, लेकिन आज उनके वकील ने ही इमरान खान साहब की बात को रद्द कर दिया। ये चल क्या रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मैं अपमानों का तारुफ करवाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज सियासी हलचल रही एक जगह, लेकिन दूसरी जगह एक चीज़ खोलने दूसरी चीज़ छुपाने की बात क्यों? सारी चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन तो फिर अवाम का ओवरऑल है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हारिस खलीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर एज वेल एज सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हारिस साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है कि सेनेट इंतखाबात को खोल के सबके सामने रखें। हॉर्स ट्रेडिंग बहुत हो गई, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे दूसरी तरफ से हो, लेकिन दूसरी तरफ जब फॉरेन फंडिंग का मामला आता है तो फिर खोल कर चीज़ सामने नहीं रखी जा रही, फिर कहा जा रहा है छुपे दबे तरीके से इसको आगे चलने दें। जी देखिए अनीका, मैं तो बहुत शुरू से यही कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम पे भी बहुत बार कहा है कि किसी किस्म की पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई, और कुछ हमारी, चूंकि हम बहैसियत शहरियों के हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई जो नई हुकूमत आए या कोई नई जमात अगर वजूद में आए और वो ताकत में आए तो वो कुछ बुनियादी तब्दीलियां मुमकिन हो सकें पाकिस्तान की रियासत के ढांचे में, पाकिस्तान के की समाजी जो और सोसाइटी की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके, वो एक सेहतमंद मुआशरा कायम हो सके, एक मजबूत रियासत बन सके, ऐसी पॉलिसीज़ हों, ऐसी तरजीहात हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बहुत ही एक बदकिस्मती की बात है, मगर वाज़ेह तौर पर न सिर्फ ये कि फॉरेन फंडिंग का केस है, बल्कि जो दीगर मामलात हैं उन पे भी आपको यही नज़र आता है कि एक कंटिन्यूटी है, जो पीछे की खराबियां थी उनकी कंटिन्यूटी है, और कुछ नई खराबियां जो हैं वो शामिल हो गई हैं। और जाहिर है कि फॉरेन फंडिंग केस में मामलात जो हैं, बड़े तवील अरसे से ये केस चल रहा है। ये PDM ने तो अभी एक पॉलिटिकल एक इशू अभी उठाया है, वो तो, लेकिन ये केस तो बड़ा पुराना चल रहा है। अकबर एस बाबर साहब इनके इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्त भी थे, मैं इससे खुद वाकिफ़ हूँ बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मेरी भी इनसे मुलाकात रही है एक ज़माने में काफ़ी साल पहले, और ये ज़ाती दोस्त भी थे और ये बहुत एक बानी कारकुन है। और पीपल्स पार्टी के जो माजरत के साथ PTI के जो बानी अरकान हैं वो तो अब हमें नहीं नजर आते। हुकूमत वही लोग चला रहे हैं जो पहले मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में रहे हैं, और जो बानी अरकान हैं या जिन लोगों ने इमरान खान साहब पे बिल्कुल इब्तिदा में एतमाद किया जब उन पे कोई एतमाद करने को तैयार नहीं था, चाहे वो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद हों या वो अकबर एस बाबर हों
या वो और इनके पुराने साथी हामिद खान साहब हैं मिसाल के तौर पे, बहुत सारे लोग जो कि संजीदा मुअज़्ज़ज़ पढ़े लिखे लोग थे, वो तो साथ छोड़ चुके हैं। और ये नजर आता है हमें कि इसमें कुछ ना कुछ मसला है फॉरेन फंडिंग के केस में। और अगर नहीं है मसला तो जो इमरान खान साहब तो खैर कुछ भी कह देते हैं ना, उसके बाद वो यू टर्न भी ले लेते हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अभी भी ऐसा ही हुआ हारिस साहब, अभी भी ऐसा ही हुआ अनफॉर्चुनेटली। मैं जनरल साहब की तरफ भी लेकर चलती हूँ। मेरा ख्याल है वो बहुत सी बातें कर देते हैं और बाद में फिर उन्हें लोग समझाते हैं कि ये आपने क्या कह दिया और ये नहीं हो सकता। मिसाल उसकी मैं देता हूं, अभी वो कहने लगे कि जी 5 साल की टर्म नहीं होनी चाहिए, ये तो एक बड़ी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसीज में। तो भाई आप क्या डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं, आप कभी बर्तानिया की और स्वीडन की मिसालें देते हैं, तो कभी आप चीन की मिसालें देते हैं, तो एक कंफ्यूजन सा है उनके जहन में। और वो सादा आदमी है, वो कह देते हैं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन अदर वर्ड्स। जो मसाहिब है वो बताते हैं कि ये जो आपने कहा है ये हो नहीं सकता। सही, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा जनरल साहब, घूम फिर के बात वहीं आती है कि इमरान खान साहब ने अभी यहाँ भी बोला कि देखिए खोल कर सारी चीज़ें आवाम के सामने रखें फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, देयर शुड बी ब्लैक एंड वाइट, नो ग्रे एरियाज। लेकिन फिर उनके वकील कहते नहीं जी, इमरान खान साहब की बात को अदालत के अंदर एक सबूत के तौर पर ना रखा जाए, एक स्टेटमेंट के तौर पर रखा जाए। आपको याद है स्टेटमेंट बाकी सियासतदान भी देते रहे हैं, लेकिन उन स्टेटमेंट्स को बड़ा सीरियसली लिया जाता रहा है। तो ये एकदम से यू टर्न वाई? नहीं, ये मेरा ख्याल ऐसा नहीं किसी की भी स्टेटमेंट को सीरियसली लिया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि जनाब ये हैं हमारे शवाहिद और सबूत और वो मनी ट्रेल। तो बाद में कहा कि ये तो सियासी बयान था। तो वो ये सारे मेरा ख्याल एक ही चीज है। लेकिन जन साहब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नहीं बोला था कि आप इस पार्लियामेंट में खड़े होकर स्टेटमेंट दे चुके हैं, अब स्टेटमेंट के साथ खड़े रहे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो स्टेटमेंट के साथ खड़े होने पर यकीन रखती है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यकीन वकीन वो भी कोई नहीं रखते, वो भी यही कुछ करते रहे तो कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं, ये सब का मामला इसी तरह है। अच्छा। अब चीज ये है कि मैं देखता था कि पीटीआई डॉक में है और बाकी सारे बाहर बड़ा शोर मचा रहे हैं कि इनकी फॉरेन फंडिंग जो है उसका केस आगे नहीं चल रहा, चलाएं। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हमने तो 40 अकाउंट्स वर्कआउट करने थे, उनको तैयार किया, कर करा के इनके हवाले कर दिया। लेकिन मसला ये है कि डिले अब भी है। अगर आप देखें तो सारी पार्टियों का ये मसला है। मौलाना का भी जैसे आप देख रहे हैं कि मौलाना ढीले पड़ गए हैं, उनकी अपनी पार्टी ने उनकी फंडिंग और सारे किस्से खोल के रख दिए, उनके झूठ सामने ले आए हैं। इसी तरह पीएमएलएन का तो मियां साहब का अगर आप देखें तो मियां साहब तो आईजीआई बनाई आईएसआई से फंड खा के, उन्होंने तो कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था जहां से उनको पैसे मिल सकते हैं, हर जगह से माल वसूल करते रहे। इसी तरह जरदारी साहब का किस्सा है, आप उनके अगर आप निकालेंगे तो अमेरिका में वो उन्होंने भी फंडिंग वसूल की हुई है। तो मकसद ये है कि असल दुख जो है वो पाकिस्तान झेल रहा है कि ये सारे अपने अपने कामों करतूतों की वजह से इन्होंने वो काम किए हुए हैं जिनमें कि ये सब आज अगर अपने गिरोबानों में झांक रहे हैं तो सबको नजर आ रहा है कि हम ये कहीं ना कहीं हमने भी गलतियां की हुई। अब असल मसला जो अभी आ रहा है ये दूसरी पार्टियों के लिए प्रॉब्लम है, इन्होंने प्रॉपर फंड मेंटेनेंस नहीं की हुई। इनको बड़ा वक्त लगेगा कि अभी आप जैसे फंड सामने और अपने अकाउंट्स लाने होंगे, इन्होंने रखने होंगे इलेक्शन कमीशन के सामने, तो आप देखेंगे कि मसला बन जाएगा। जैसे अभी ये हबीब कह रहे थे, फरक हबीब ने कहा कि जनाब इन्होंने एक अकाउंट का पीएमएलएन ने दिया हिसाब, जबकि स्टेट बैंक से निकलवाया तो वो तो इनके कई अकाउंट्स हैं, पता नहीं 18 है 20 वो बता रहा है, शायद से भी ज्यादा हो। तो सारी पार्टियों ने ये धंधा किया, लेकिन ये सफाई होनी चाहिए। आपके मुल्क की जरूरत है कि ये लोग जो हैं ये सारे, वो पीटीआई हो या कोई भी पार्टी हो, अगर उन्होंने फॉरेन फंडिंग की है और ऐसे जराये से की है जो कि किसी और हुकूमत के जराये हैं, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के जराये हैं, तो वो तो मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। राइट। तो इसका सत्यापन करने के लिए तमाम पार्टियों का हिसाब होना चाहिए। राइट। सो सफाई अक्रॉस द बोर्ड। हारिस खलीक साहब, मसला ये सफाई करने वाला इतना ताकतवर है कि वो सारी जमातों का अक्रॉस द बोर्ड सफाई कर सके। ईसीपी की बात कर रही हूँ। डू यू थिंक कि ईसीपी इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि वो हुकूमत में, इख्तदार में बैठी हुई जमात और अपोजिशन में बैठी हुई जमातों का एक ही तरीके से एहतसाब भी करे, उनसे सवाल भी पूछे, उनकी फंडिंग के बारे में भी पूछे कि भाई किधर से आप पैसे लेकर आ रहे हैं इतने? आइन तो हमें जो लाखों के अंदर अमाउंट बताता है कि इस सर्टन लिमिट से आप ऊपर नहीं जा सकते, 15-20 लाख। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए लगने लग जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर। तो ईसीपी तो बड़े अरसे से सोया हुआ है, ये सफाई करने वाला जागेगा कब? देखिए, ईसीपी का इसमें कसूर नहीं है। ये हमारी स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है,
ये वो उसका बुनियादी तौर पे जिम्मेदार है। नैब को भी देख लें आप, मतलब है कि नैब कौन से, मतलब ये जो चौधरी बरादरान के खिलाफ केसेस थे खत्म ही हो गए ना बिलाखिर, या साइड बर्नर पे चले गए ना। तो जो भी इक़्तिदार में है और जो भी उस वक्त यानी जो भी मतलब है कि जिसकी भी हुकूमत है वो दे कॉल द शॉट्स, तो उसमें ये तमाम इदारे उनके मातहत हो जाते हैं। तो जितने भी स्टैट्यूटरी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं जिन्हें बाइख्तियार होना चाहिए, वो बाइख्तियार नहीं है। ईसीपी का मसला उसकी कैपेसिटी का भी है, और ईसीपी का एक और जो बड़ा बुनियादी एक उसमें बड़ी यानी कुछ तरामीम होके वो खासा इंक्लूसिव भी बनाया गया। एक की जगह 5 इलेक्शन कमिश्नर्स होने लगे, जिनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 4 सूबों के नुमाइंदे हैं। बहुत सी उसमें इस किस्म की जो स्ट्रक्चर में कुछ मुस्बत तब्दीलियां भी माजी में देखने में आई। मगर सवाल ये है कि अब ये फैसल वावड़ा का केस भी उनके पास है, दीगर केसेस भी उनके पास हैं। अगर फैसल वावड़ा साहब इस वक्त किसी ऑपोजिशन जमात के एमएनए होते तो उनका केस डिसाइड हो चुका होता। तो ये तो मसला है, ये तमाम हमें देखना पड़ेगा कि हम जो एक नौआबादियाती तर्ज से कलोनियल अंदाज में हम पाकिस्तान की रियासत को चला रहे हैं एज अ सक्सेसर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये ख़त्म करना पड़ेगा और इन इदारों को सबको खुद मुख्तार होना यानी खुद मुख्तारी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये खुद मुख्तारी कौन देगा, ये एक सवाल है। साथ साथ ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है पाकिस्तान में, ये भी ईसीपी को अगर देखा जाए तो उसके ऊपर एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ईसीपी अगर बाइख्तियार हो तो पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है बिटवीन टू टेन्योर्स ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो ईसीपी को हुकूमत के होते हुए जो भी हुकूमत इख्तिदार में है, इतना बाइख्तियार और इतना शफाफ और इतना मुनसिफाना होना चाहिए कि वो इलेक्शन कराए और नई हुकूमत को जो है वो पावर आइडियली हारिस साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसको बाइख्तियार बनाना है लेजिस्लेचर में, और वो क्यों बाइख्तियार बनाएंगे? नहीं, देखिए लेजिस्लेटर ने बाइख्तियार सिर्फ नहीं बनाना। देखिए पाकिस्तान में अभी जैसे मैं इसके जवाब की तरफ हारिस साहब आती हूँ। जस्ट सेव दी, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर लेजिस्लेशन के जरिए क्या इसको बाइख्तियार बनाया जाए, कैसे बाइख्तियार बनाया जाए, और अगर लेजिस्लेचर के जरिए बनाया जाए तो फिर लेजिस्लेटर क्यों बनाएगा बाइख्तियार, जबकि उसका फायदा है कि ईसीपी मातहत रहे या समहाउ दी अदर टिल्टेड रहे। ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हारिस खलीक साहब फरमा रहे थे कि ईसीपी को इस तरह का इदारा होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट की भी ज़रूरत ना पड़े, मतलब हाई स्टैंडर्ड जो मॉरल्स होते हैं वो होने चाहिए। सेकेंडली, इस कदर ऑटोनॉमी हो कि कोई उसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। बट द क्वेश्चन इज कि उसको इस कदर खुद मुख्तार कौन करेगा? नज़ीर लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। खुद मुख्तारी ईसीपी की कौन ला सकता है? क्या लेजिस्लेटर्स या लेजिस्लेशन के जरिए लाया जाएगा? और अगर लेजिस्लेशन के जरिए लाया जाएगा तो सियासी जमातों के लेजिस्लेटर्स होते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि ईसीपी खुद मुख्तार? नहीं, उसमें फायदा तो बहरहाल लेजिस्लेटर को ही होता है। अगर इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने की कोई यकीन दहानी हासिल हो सके, अगर ये बात तय हो सके कि जो मासे जिसको वोट देते हैं और वही कामयाब होगा, तो ये सियासतदानों का फायदा है। क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक सिर्फ एक इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड इम्पार्शियल कहा जाता है, बाकी इलेक्शन तो चोरी होते रहे हैं और चोरी का ऐलान किया जाता रहा है और उसके लिए बाकायदा पैसे तकसीम किए जाते रहे। ISI चीफ उस वक्त कहते हैं कि जनाब हमने ये किया था और पैसे दिए थे ताकि वो पार्टी ना आ सके जो उनको पसंद नहीं है। इस तरह का काम जो है वो मुसलसल चलता रहा और पिछले इलेक्शन चोरी हुए या उनको चोरी किया गया या उन पर ये इल्जाम है कि ये इलेक्शन चोरी हो गए हैं, और उससे पहले मादी के जितने भी इलेक्शन है उनमें घपला किया गया। उन पार्टियों के साथ भी घपला हुआ जो इलेक्शन में कामयाब होती रही। बाज़ पार्टियों का साइज कट करके उनको बहुत कम किया गया और बाज़ पार्टियों में हवा भर दी गई। हम क्या ये समझ सकते हैं कि जनाब इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की पार्टी इलेक्शन में स्वीप करे?
और या इलेक्शन में एक बड़ी अक्सरियत मेजर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर आए और वो खुद एक अपने हल्के से, गुजरात से नहीं, और गुजरात से बहुत दूर जो है वो बक्सर से जो है 1.5 लाख के करीब वोट ले, तो अगर ये इलेक्शन है तो फिर हर चीज को आप इलेक्शन कहें। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है? अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना हो तो फिर जस्टिस अब्दुल सत्तार को जिंदा करना होगा, जो बंगाली था और बांग्लादेश के अलग होने के बाद वापस चला गया था और फिर बांग्लादेश का सदर भी बना था, लेकिन उसके दौर में फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हुए, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेट इस्टेब्लिशमेंट है उसका अवाम के साथ एक लाताल्लुकी का सिलसिला हुआ रहा है। ये वजह थी जिसकी वजह से बंगाल आपसे अलग हो गया। और अब भी ये कोशिश की जाती है कि लोगों की बात ना सुनी जाए, लोगों का नतीजा ना माना जाए, लोग जिसको कहें कि हम इसको ला रहे हैं उसको ना लाने दिया जाए। अब तक तो यही हो रहा है। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसको क्लीन एंड क्लियर इंतखाबात की तरफ लेकर जाने की बात करें। अभी तक तो जनरल साहब हम बात कर रहे थे फॉरेन फंडिंग की, लेकिन जरा आज 26वीं आईनी तरमीम जो टेबल की गई है, उसका बिल जो टेबल किया गया फरोग नसीम साहब की तरफ से, उसे भी जरा डिस्कस करते हैं। फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर सेनेट इंतखाबात भी उतने ही अहम है जितने जनरल इंतखाबात फ्री एंड फेयर इंपॉर्टेंट है। जनरल साहब, ऐसे में जैसे नज़ीर लगारी साहब भी कह रहे हैं, इट इज़ अ गुड फॉर ऑल, फ्री एंड फेयर इंतखाबात होना हर किसी की फेवर में है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर अभी बात करने को तैयार नहीं। क्यों? देखिए, बात यह है कि नज़ीर लगारी साहब तो एक तरफ की बात करते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अपने मुफाद में नहीं है। ये सब धांधली करते हैं। कौन नहीं करता? इंटीरियर सिंध में आप देखें क्या होता है। मैंने एक इलेक्शन बलूचिस्तान में करवाया था 93 का, जिसमें बेनजीर जीती थी। मुझे पता है कि वहां क्या होता है, किस तरह लोग जो हैं वो सरदार अपना रोब जमा के तो अपना काम कर पाते हैं वहां। बात यह है कि कौम में इखलाकी जुर्रत नहीं, इखलाकियात नाम की चीज नहीं है। आप फरिश्ते ला के इलेक्शन करवा दें, जो हार गया उसने कहना जी ये धांधली हो गई है, और अगर कोई और एलिमेंट नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लग जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन जो है ये खुद मिलकर लगाते हैं। कभी तो जरूरत होनी चाहिए किसी हारने वाले को कि हार मान ले, ये तो है नहीं। और जिस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कह रहे हैं कि जनाब वो इलेक्शन, वो तो बिल्कुल वेस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में वो फेयर नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जितनी धांधली की थी, उनके गुंडों ने लोगों को डरा के, धमका के, मार के वहां से वोट लिया। तो ये अलमिया है यहां पे कि जिन्होंने जो पावर में रहना चाहते हैं वो पैसा भी लगाते हैं। इस मुल्क में क्या नहीं हुआ। अब आप बात करनी थी सेनेट की, इसमें इमरान खान की कुछ भी नीयत हो, किसी और की कुछ नीयत हो, लेकिन एक चीज वादे है कि आपके सेनेट में, चूंकि सेनेट इलेक्शन में बेपनाह पैसा लगता है, उसमें माली हैसियत वाले लोग इलेक्ट होके आते हैं, उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज वाले बड़े कम होते हैं। कोई आता है जिसको पॉलिटिकल पार्टी हकीकतन स्पॉन्सर कर रही हो, तो पैसा लगता है। अगर आप पैसे ये करप्शन से जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसमें शो ऑफ हैंड से, या अगर आप ओपन बैलेट से करवा देते हैं इलेक्शन तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें कम से कम, और अगर उसमें किसी ने पार्टी लाइन से हट के वोट देना है तो कम से कम वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा तो करेगा ना, बेजमीरी तो नहीं करेगा। वो अपने जमीर से उठेगा कि हाँ जी मैंने पार्टी की मुखालफत की इसलिए कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसको वोट दूं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन छुपे वोट्स के अंदर ज्यादा आसान नहीं है जल साहब जमीर की आवाज सुनना, क्योंकि सबके सामने जरा जमीर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। कि आपका तजर्बा ये बता रहा है कि छुप के वोट देने में जमीर फरोख्त हुआ काम। जमीर जितना बिका है वो तो आपके सामने है। आप लाके अमेरिका में बैठे एक आदमी को लाके वहां पे इलेक्शन में बिठा देते हैं, आप जिता देते हैं उसको। उस आदमी का ना पाकिस्तान में उसको जानता तक कोई नहीं है, कोई उसकी यहाँ पे ना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई, तो वो बन जाता है इसलिए कि वो पैसा लगा लेता है, उसके पास उसने बाहर से कमाया हुआ पैसा। तो ये तो बड़ा अलमिया है। अगर आप करप्शन को देखें तो इलेक्शनों में ये बड़ा इसने काम किया है, पैसा दबा के लगा है, हर इलेक्शन में लगा है। आप बातें कर रहे हैं, आप बड़ा सीधी सी बात देखिए कि मैं दो चीजें सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं। मशहूर है यहाँ पे कि देहातों में जाके
तो आप वहां पे बिरयानियां और कोका कोला की बोतलें बांट बांट के लोगों को घेर के लेके आते हैं। मुझे पता है ओकाड़ा के देहातों में और इधर 2-3 साहिवाल के देहातों में देहात का अपना एक गुंडा या चौधरी वो खड़ा हो जाता है, वो जाके पॉलिटिकल पार्टी को कांटेक्ट करता है, वो कहता है मेरे पास 100 वोट है गांव के, इतने पैसे मुझे दो, मैं 100 के 100 बिठा के ले आता हूं, अगर तुम कल तक मुझे फैसला नहीं देते तो मैं दूसरी पार्टी को जाके मिल लूंगा। तो भाई इसमें बड़ा गलादतें हैं। सही, बड़ा एक ऐसे ही चौक है एस्टेब्लिशमेंट को जलील करने का, उसमें हम कामयाब रहते हैं इसलिए कि उससे आपका चर्चा हो जाता है। अंदर की गलादतें आप देखें, अंदर भरा पड़ा है। चले इन अंदर की गलाजतों को साफ कैसे करना है जल साहब, उसे डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर हारिस खलीक साहब की तरफ लेकर चलते हैं इस मामले को कि क्या मुज़ाहका है सेनेट में अगर ओपन इंतखाबात हो जाएं। आज अगर 26वीं आईनी तरमीम के लिए बिल पुट फॉरवर्ड किया गया तो क्या आईनी तरमीम में आइन में तरमीम करना यानी आईनी तरमीम लेकर आना गैर आईनी है या नहीं? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल ये उठ रहा था कि सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट करना या ट्रेसेबल बैलेट करना, कोई क्या मुज़ाहका इसके अंदर। मैं हारिस खलीक साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ, लेकिन हारिस खलीक साहब की हमारे साथ कोई लाइन में कुछ मसला हुआ है। नज़ीर लगारी साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ ये सवाल, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर सेनेट के इंतखाबात को ओपन कर दिया जाए, पता तो चले कि कौन किधर और कौन किधर है। आपको याद है लास्ट सेनेट के इंतखाबात के अंदर हुआ ये था कि 14 के अरकान जो हैं वो इधर उधर हो गए थे, खाने के टाइम पे फिर सारे आ गए। तो हमारे यहाँ जो बिरयानियों वाला कल्चर, जो बोतलों वाला कल्चर और वो सारे कल्चर जो है वो जिसकी जनरल साहब अभी बात कर रहे थे, वो एक बड़ा नुमाया सेनेट में भी नज़र आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसमें ज़रा पैसा ज़्यादा होता है। नहीं, सेनेट में तो जाहिर है ये नहीं होता है कि बिरयानी पर वोट मिले या खाने पर वोट मिले या कोई और करोड़ों अरबों पे, वो तो जाहिर है पैसा बहुत आगे तक जाता है और वो हर सूरत में जाता है। ये आप करके देख लें, शो ऑफ हैंड पर भी करके देख लें, और इसमें भी आपके पास ऑप्शन क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये एक सवाल किया है कि जनाब अगर आपके खिलाफ वोट जाए, ऐसा होता है कांग्रेस में, ऐसा होता है अमेरिकन कांग्रेस में, लोग अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। ऐसा बरतानवी पार्लियामेंट में होता है कि लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन ये नहीं होता है कि जनाब जब पार्टी के खिलाफ वोट दिया जाए तो पार्टी उसे कहे कि जनाब आप हमारे लॉज के मुताबिक आप जो है सीट खाली करें और हम आपको पार्टी से भी निकाल रहे हैं और आप सीट भी कर रहे हैं। तो ये भी होता है। अच्छा, हमें जमहूरियत का सफर करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, हम नहीं कर पाए हैं, उसकी कौन सी वजूहत हैं, ये बहुत ज्यादा खुली हुई बात है। तो अगर ये सवाल हल होता है तो फिर पता चल जाएगा जनाब इमरान खान साहब को, अगर किसी को डी-सीट होने का खौफ ना हो तो फिर पता चल जाएगा कि जनाब कौन वोट देता है, कौन वोट नहीं देता है। अब ये मामला है कि वो डी-सीट कर दिए जाएंगे। डी-सीट करने के बाद आपको बाई इलेक्शन कराने पड़ेंगे। बाई इलेक्शन कराने के दौरान आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, और तो फिर आप अगर यही सूरत है कि पंजाब में एक सीट जो है वो 43 अगर वोट मांगती है और 43 लोगों को आप हटा देते हैं, 40 को हटा देते हैं, 30 को हटा देते हैं, तो हटाने और उनकी सीटें खाली करा दें, उसके बाद आपके खिलाफ वोट नो कॉन्फिडेंस आता है तो आप तो हार जाएंगे और उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहेंगे। यही सूरत हाल बलूचिस्तान में भी होगी, यही सूरत हाल सिंध में भी हो सकती है, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकती है। तो फिर ये बात बहुत आगे तक भी जा सकती है। तो इनको असल मसला ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता क्या है ये इनको समझ में नहीं आता है। ये बेचारे दुखना गुजार लोग हैं। अब अपने खिलाफ बात सुनना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लीडरान के लिए। हारिस खलीक साहब, आपकी तरफ ही सवाल लेकर मैंने आना था। एक तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जब चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो आपको याद होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर रिपब्लिकन्स, बहुत सारे रिपब्लिकन्स ने उठकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट किया था, लेकिन उन्हें यह खौफ बिल्कुल नहीं था कि हम लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यहाँ सेनेट के इंतखाबात को ओपन कर देते हैं, जो कि जिसके अंदर पर्सनली मुझे कोई मुज़ाहका नहीं लगता। आपकी ओपिनियन में मैं चाहूँगी कि आपको कोई मुज़ाहका लगता है इसके अंदर, लेकिन अगर कर भी दिया जाए तो क्या लोग खौफ और डर से वोट देंगे या ज़मीर के हिसाब से वोट देंगे? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए मैं तो ये नहीं जानता कि लोग मतलब मैंने दिलों का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है,
लेकिन मुझे कोई जाती तौर पे इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर ओपन बैलेटिंग हो जाए वहां पे, मगर जो टाइमिंग है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की, या बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने की जो टाइमिंग है, और जिन साहब ने किया है, मतलब फरोग नसीम साहब बड़े नफीस आदमी हैं, मगर हमारे अहद हाजिर के शरीफुद्दीन पीरजादा हैं, जिनका काम यह है कि जो भी साहिबान इक़्तिदार हों उनको मुश्किलात से कानूनी मोशगाफियों के जरिए कैसे निकाला जाए। तो वैसे ये काम बाबर अवान साहब ने भी पिछले कुछ अरसे से शुरू किया हुआ है, लेकिन फरोग नसीम साहब तो इसमें माहिर हैं। और तो एक तो मसला ये है। दूसरी बात ये है कि टाइमिंग देखें ना आप, मतलब है कि चंद हफ्ते के अंदर सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं। अगर हुकूमत को पहले ही ये बड़ा मसला था, सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किस तरह से हुआ है कि 64 लोग पहले जो है वो हासिल बिजंजो मरहूम के साथ हैं, और फिर 52 वोट पड़ते हैं हासिल बिजंजो को, या सादिक संजरानी के खिलाफ जो 2-4 वोटों से जो संजरानी साहब का नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाता है। तो ये तो हुकूमत अगर इसमें खुशनियत थी तो ये काम तो पहले ही कर लेना चाहिए था। दूसरे ये कि आपको जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके हिस्से के तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में जो तरमीम है, उसके तरीकेकार में जो तरमीम है वो मुतारिफ करानी चाहिए। ये एड हॉक बेसिस पे करने का मतलब तो बदनीयती है, और इसका मतलब ये है कि हुकूमत परेशान है, बरसर इक़्तिदार जमात परेशान है कि पंजाब में क्या होगा, क्योंकि पंजाब में सूरत हाल हमें काफी अरसे से काफी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके लिए मुश्किल सूरत हाल हमें नजर आ रही है। पख्तूनख्वा में तो जाहिर है उनका मसला इतना ज्यादा नहीं है, चूंकि वो 8 साल से वहां बरसर इक़्तिदार हैं, और बलूचिस्तान में भी बाप पार्टी बनाई हुई है जो उनके एलाइज हैं, तो वहां तो एक बंटवारा होता है मुख्तलिफ जमातों के दरमियान। सिंध का जाहिर है कि वाज़ेह है कि वहां एक अपोजिशन पार्टी की हुकूमत है जो वफाक में अपोजिशन में है, तो नियत का मसला तो है। और तो मुझे बिल्कुल जाती तौर पर कोई इस पे मसला नहीं है अगर पार्लियामेंट डिसाइड करती है और एक लार्जर इलेक्शन रिफॉर्म्स का पैकेज इंट्रोड्यूस करती है। दूसरी बात जो जन साहब ने की, वो मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे मसाइल हैं और बहुत सी ऐसी, जिसको इन्होंने कहा कि गंद है निचली सतह पे या दरमियानी सतह पे, जो सियासी जमातें या जो लोकल इन्फ्लुएंशियल्स हैं, बल्कि वॉरलॉर्ड्स हैं बाज़ सूरतों में, वो फायदा उठाते हैं। मगर मसला एस्टेब्लिशमेंट को उसमें जो हम क्रिटिसाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो उसका हिस्सा बन जाती है और उसके वो सारे कोलैबोरेटर्स होते हैं। ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का जो हमें रियासती ढांचा है उसको नौआबादियाती रियासती ढांचे से एक जमहूरी रियासती ढांचे में तब्दील की तरफ लेकर आना है। जल्द साहब, क्विक कमेंट, देन आई हैव टू गो फॉर अ क्लोजिंग, वेरी क्विक कमेंट। एक चीज पे मुझे इख्तिलाफ है, आप जब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा बन जाती है, तो आप क्यों पाल रहे हैं उन लोगों को जो एस्टैब्लिशमेंट के चमचे बने, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ ने हर साजिश में हिस्सा लिया है जो मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ होगी। ठीक है, चले जान साहब, इसी पॉइंट पे मुझे क्लोज करना है, लेकिन आपका रिबटल भी आ गया। बट थैंक यू सो मच जनरल अमजद शुएब साहब, हारिस खलीक साहब, नज़ीर लगारी साहब फॉर बीइंग विद मी ऑन द शो। इसी के साथ क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़ नासिर।